यहाँ पर 3 ऐसे डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर्स हैं जिनके पास अजीब और स्पेशल पावर्स हैं। एक वो जो कि अपने सर को फोड़ के एक अजीब सा स्मोक फैला सकता है, जो कि देवताओं उनके लिए थोड़ा हार्मफुल। उनकी स्किन और उनकी बॉडी और उनके बॉडी के ऑर्गन्स वो डैमेज हो सकते हैं। दूसरा डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर वो पानी जैसे एक लिक्विड में बदल जाता है और देवता वो उन्हें अपने अंदर समाने की कोशिश करता है और उन्हें अपने अंदर समाने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है और वो देवता उनका तो नामो निशानी मिट जाता। तीसरा डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर उसने अभी तक अपनी ताकत को दिखाया नहीं है। वीर वो तीसरे डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता, जो कि अपनी जगह पर बस नॉर्मली खड़ा था और स्माइल कर रहा था। वीर तेजी से देवताओं की तरफ बढ़ रहा था। खत्म कर दो सबको, वो किंग सभी से कहता है और सारे डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर्स तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। एक उड़ती हुई खोपड़ी तेजी से वीर के सर के बगल से जाती है। आपको वो वीर के लिए नहीं थी, लेकिन वो देवताओं के लिए थी। वीर समझ जाता है कि अगर ये खोपड़ी उन देवताओं के बीच फटी तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। वीर ये अच्छे से जानता था। अब क्या करूं? वीर मन मन सोचता। अगले ही पल उस उड़ते हुई खोपड़ी के सामने एक अजीब सी परछाई आती है और वो किसी बैट जैसी चीज के साथ वो वहां पे खड़ी हो जाती है और उस छोटे से सर को तेजी से उछाल के मारती है। वो किसी बैट की तरह उस सर को बॉल की तरह उछाल के ऊपर फेंक देती है, जहाँ पर वो सर आसमान में जाके फट जाता। वीर ने सीक्रेटली अपने शैडो को इस लड़ाई में उतार दिया था और क्योंकि शैडो को वीर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता थी, तो वीर और शैडो ने एक तरीके से यह बात करके रखी थी कि उन दोनों को लड़ना कैसे है। वीर तुरंत उस शैडो के बहुत ज़्यादा करीब पहुँचता और अपनी तलवार से शैडो पर हमला करता। वह शैडो अचानक से ही जमीन में कहीं गायब हो जाता है। अचानक से वीर के पाँव को कोई पकड़ता है और अचानक से शैडो अपीयर होता है अपने हाथों से वीर के टाँगों को पकड़ से गोल गोल घुमा के बीच आसमान में फेंक देता। वीर आसमान में उड़ते हुए दूर जा ही रहता ताकि वीर एक तरीके से इस लड़ाई से दूर ही रह सके और देवताओं को वो आगे आते देख सके और देवता उन मॉन्स्टर्स को मार सके। वीर ये सोचते हुए तेजी से उड़ते हुए पीछे जा रहा था, वो रुकने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन अगले ही पल बीच हवा में वीर के कॉलर को कोई पकड़ लेता। इतनी आसानी से नहीं। अचानक से वीर को एक डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर बीच हवा में ही पकड़ लेता और उसे प्यार से उन देवताओं की तरफ फेंक देता। अरे यार, वीर मन मन सोचता, अगर वीर उन देवताओं के बीच पहुंचा और वीर के पास जो तलवार है उस हिसाब से तो वीर उन देवताओं का काम आसानी से तमाम कर सकता। मुझे कैसे भी इस जंगल से निकलना होगा ताकि मैं इनकी मदद के लिए आ सकूं। वीर मन मन सोचता। वीर इस वक्त तेजी से देवताओं के बीच बढ़ रहा था। बैंसी वीर को अपने करीब आता हुआ देखती है। अगले पर बैंसी तेजी से आसमान में छलांग मार देती है। वीर अपनी तलवार को सीधे वैंसी की तरफ घुमाता है, सभी को दिखाते हुए। लेकिन वीर भी कंफर्म नहीं था कि वीर वैंसी को एक तरीके से उसके साथ माइंड कनेक्ट कर पाएगा या नहीं। अगले पल वीर को वैंसी की आवाज अपने दिमाग में सुनाई देती है। ऑफकोर्स वीर ने एक बार वैंसी का नाम ले रखा था तो वैंसी से बात कर पा रही थी। वीर तुरंत ही वैंसी को बता देता है कि उसे करना क्या है। वैंसी तुरंत ही उस तलवार के अपने करीब आते ही अपने हाथों में मौजूद एक भाले को वीर के करीब फेंक देती है। जैसे होता ही है कि वो भाला वीर के पेट की तरफ जाने लगता। वो उसके पेट को आर पार करने के लिए तेजी से वीर के तरफ जाने लगता। वीर उस भाले को इतने करीब आते हुए देखकर तुरंत ही अपने डैश को बदल देता और अपनी तलवार को पीछे ले लेता और अपनी तलवार को तेजी से उस भाले की तरफ घुमा कर थोड़ा साइड हो जाता, जिससे वो भाला बीच हवा में ही कट जाता। अगले पल वीर उसके बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वैंसी ने अपने बड़े बड़े नाखून वीर के पेट के अंदर घुसा दिए थे। देखते देखते वीर के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता। वैंसी वीर एक तरीके से वैंसी को सब कुछ समझा रहा था कि उसे इस लड़ाई से दूर भेज दो, क्योंकि उसके पास जो तलवार है उसकी मदद से वो आसानी से किसी भी देवता को मार सकता है। और अगर वीर ऐसा नहीं करेगा तो पक्का वो किंग वो समझ जाएगा कि वीर नाटक कर रहा है। वैंसी से जोर से घुमाकर दूर फेंक देती है, जिससे होता यह है कि वो चमचमाते हुए बादलों के आर पार होते हुए कहीं गायब हो जाता। दूसरी तरफ वो किंग वीर को वहां से गायब होता हुआ देखता और सामने देवताओं को देखता। अगले पर दूसरी तरफ वो दूसरा डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर तेजी से आगे बढ़ता और एक अजीब से पानी जैसे लिक्विड में बदल जाता। एक देवता जो कि उस पानी के लिक्विड में गलती से पावर रख देता। देखते देखते वो पानी का लिक्विड वो काला पानी का लिक्विड देखते देखते उस पूरे देवता को चारों तरफ से कवर कर लेता और उससे निकल जाता। देखते देखते वो डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर नॉर्मल होता और एक अंगड़ाई लेता। ये देवता है, इनका स्वाद तो बहुत बेकार है, वो डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर स्माइल के साथ कहता और तेजी से फिर से आगे बढ़ता। एक देवता तेजी से उस डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर के चेहरे पर हमला करता, लेकिन उस डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर का चेहरा वो किसी पानी की तरफ ब्लास्ट हो जाता और देखते देखते वो पानी के छींटे चारों तरफ गिर जाती हैं। लेकिन देखते देखते वो पानी के छींटे तेजी से बढ़ते हुए दोबारा उस डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर के बॉडी में कनेक्ट हो जाती हैं और वो डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर फिर से पहले जैसा हो जाता है। और देखते देखते वो डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर अपना एक पंच उसी देवता के चेहरे पर मारता। वो देवता वो उस पंच को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे तो करता है, लेकिन जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी पानी को छू रहा है। उसका हाथ उस डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर के हाथ का आर पार हो जाता है
अगले पल उस डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर का हाथ, वो पंच, वो सीधे उस देवता के चेहरे पर लगता है, लेकिन उस देवता को कुछ होता नहीं है। बस हुआ ये था कि वो डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर का हाथ वो सीधे उस देवता के नाक और मुंह से होते हुए उसके मुंह के अंदर जाने लगता है। देखते देखते वो उस देवता की पूरी बॉडी धीरे धीरे काली होने लगती है और देखते देखते वो देवता नीचे गिर जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वैसे मन ही मन सोचती है। ऑफकोर्स उनके बहुत सारे देवता मारे गए थे और अभी तक प्लान ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, मतलब प्लान जिस रास्ते पे जाना था वो नहीं जा पा रहा था। अगली पल वैंसी के ठीक बगल में एक अजीब सी खोपड़ी आती है। वैंसी अपनी आंखों को फाड़े उस खोपड़ी को देखती है। वो समझ गई थी कि अगर ये खोपड़ी उन सभी के बगल में और उन सभी के बीच में फट गई तो सारे देवता एक तरीके से किसी अपाहिज की तरफ बिहेव करने वाले हैं। सारे देवताओं की बॉडी वो काम करनी बंद कर देगी। वैसे तुरंत ही उस खोपड़ी को पकड़ती है और तेजी से उड़ते हुए आसमान में जाने लगती है और उसे तेजी से घुमाकर आसमान की तरफ फेंकती है। लेकिन इससे पहले कि वैसी उस खोपड़ी को फेंक पाती, वो खोपड़ी वैसे के हाथ में ही फट जाती है और वैसे तेजी से नीचे जाके गिरती है। वैसे की आधी बॉडी वो फिर से काली हो जाती है। वैसे तुरंत ही खड़े होने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। कुछ देवता आके वैसे को खड़े होने में मदद तो करते हैं, लेकिन वैसे सच में उसकी बॉडी अब काम करना बंद कर चुकी थी। जाओ देखो अंदर क्या है, वो किंग स्माइल के साथ कहता है। वैसे वहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर थी, अगर वो हार गई तब तो सारा खेल खत्म ही है। देखते देखते कुछ डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर्स और वो दूसरा डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर जो कि ताकतवर था वो वहाँ पहुँचते हैं। वो पानी वाला डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर सीधे उस अजीब से बड़े से आलीशान रथ के अंदर चला जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका कोई जवाब नहीं आया था, उल्टा वो भी बाहर नहीं आया था। देखते देखते उस रथ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक खूबसूरत सी औरत खड़ी थी जिसकी पूरी बॉडी डार्क ब्लैक थी। गॉड मैरी किम, वो किंग हैरानी से गॉड मैरी किम को देखते हुए कहता है। गॉड मैरी किम ने इस वक्त उसी डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर को पकड़ रखा था। पता नहीं क्यों वो पानी में बदल के भी वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। अगली पल गॉड मैरी किम उस डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर के गले को जोर लगा कर दबा देती है, जिससे होता ही है कि वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर वहीं फट जाता है और इसके काले रंग के पानी की बूंद वो चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन ऑफकोर्स वो दोबारा जुड़ने की कोशिश करने लगता है। अगले ही पल गॉड मैरी किम की आंखें वो बहुत जाती चमकनी शुरू हो जाती है। देखते देखते उस चमक की जो रोशनी थी वो उस डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर के एक एक काले बूंद पे पड़ती है और वो वहीं पर भाप में बदल के ऊपर जाने लगता है। लेकिन भाप में बदलने के बाद भी वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो एक तरीके से भाप में बदलने के बावजूद ऊपर जाके जुड़ रहा था। इतने आसानी से नहीं मानोगे हाँ। वो मैरी किम इस्माइल के साथ ही आती है और अगले ही पल उसकी आंखों से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि वो रोशनी एक तरीके से पूरी तरीके से वहाँ रोशनी फैला देती है और कोई भी मैरी किम की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। जब वो रोशनी वहाँ से हटी थी तो नीचे में अजीबोगरीब चिपचिपे लिक्विड गिरे हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे और बहुत ज़्यादा उबल रहे थे। और कुछ देर के बाद वो लिक्विड उबलना बंद कर देता है और वहीं शांत पड़ा रहता है। दूसरी तरफ मैरी किम दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर एक खोपड़ी तेजी से होते हुए मैरी किम के चेहरे के पास आ गया था। अगली पल मैरी किम के बाल वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और वो बाल तेजी से जाकर उस खोपड़ी को चारों तरफ से लपेट लेते हैं और वो खोपड़ी वो तेजी से फटती है। वहाँ फटने के बावजूद कुछ हुआ नहीं था। मैरी किम के बाल से काले रंग के स्मोक थोड़े बहुत निकल रहे थे। दूसरी तरफ वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर जो कि इतने देर से अपने सर को निकाल के फायर करे जा रहा था वो अपनी जगह पर गिर चुका था। उसकी आधी बॉडी से पता नहीं क्यों काले रंग का खून निकल रहा था। वो किंग जैसे ये सब देखता वो थोड़ा पीछे हट जाता। ये नहीं होता ये भी यहाँ आई है, वो किंग हैरानी से कहता। अगली पल देखते देखते वो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर से एक अजीब सा कपड़ा निकालता और उसे कहीं फेंक देता। जिसके बाद देखते देखते सभी के सामने उस खतरनाक से किंग की पूरी बॉडी रिवील होती है। वहाँ पर अब 2-3 डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर्स ही बाकी रह गए थे, लेकिन वो लोग नॉर्मल थे। लेकिन तीसरा डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर वो अब भी बाकी था। वो किंग जैसे ही अपने उस तीसरे डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर को देखता वो एक अंगड़ाई लेता और खड़ा हो जाता है। देखते देखते उस तीसरे डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर की आंखें वो लाल रंग से चमकनी शुरू हो जाती है। देखते देखते वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर धीरे से आगे बढ़ता। वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे चल रहा हो। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब और ब्लिंक करते हुए आगे आ रहा था। वो मैरी किम ये सब देखने के बाद तेज़ी से उस डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर के बहुत ज़्यादा करीब जाती है और उसके ऊपर एक खतरनाक सा पंच मार देती है। लेकिन वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर वो पंच उसके आर पार ही निकल जाता है। वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर घुमा कर एक खतरनाक सा पंच सीधे मैरी किम के ऊपर मारता है। मैरी किम तेजी से अपनी तलवार को निकालती है और उस तीसरे डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर के ऊपर चला देती है। जिससे होता ही है कि वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर उस तलवार को आर पार करते हुए सीधे मैरी किम के हाथों पर हमला करता है, जिससे मैरी किम के हाथों पर थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो तुरंत ही पीछे हट जाती है।
मैरिकिम इससे पहले के पीछे हटे। इतने में ही एक अजीब सा हाथ खतरनाक नाखूनों वाला वो सीधे मैरिकिम के तरफ बढ़ जाता है। मैरिकिम वो तुरंत ही ऊपर देखती है और तुरंत ही पीछे हट जाती है। वो किंग भी अब मैरिकिम पे हमला कर रहा था। अगले ही पल वो तीसरा डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर तेजी से आसमान में जंप करता और कहीं गायब भी हो जाता। जो अपने बॉडी को यहाँ के एलिमेंट के साथ मिला पा रहा है, लेकिन कैसे? ये डार्क इमोर्टल इससे पहले कि वो देखता और भी कुछ कहता, एक हाथ उसके गले के पर आता है और देखते देखते वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। ये तो हमारे देवताओं को मार रहा है ताकि हमारी ताकत कम हो जाए। मैरिकिम वो हैरानी से मन मन सोचती है। अगली पल मैरिकिम अपनी जगह से मूव करती है और तेजी से आगे बढ़ती है। अगली पल मैरिकिम उसकी बॉडी थोड़ी चमकनी शुरू हो जाती है। उसकी आंखें और उसके नाखून हल्के से सफ़ेद रंग से ग्लो करने लगते हैं। मैरिकिम तेजी से अपनी जगह से मूव करती है, अपनी जगह से गायब होती है और अगले पल वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर, वो जो तीसरा नंबर वाला डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर था, उसके बगल से निकलती है। वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर, उसे तो लग रहा था इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले ही पर उसके बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसके बॉडी पे 3 कट्स लग जाते हैं। डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर किंग का लीडर वो तेजी से आगे बढ़ता है ताकि वो भी इस फाइट को ज्वाइन करके उन सभी की मुसीबतें बढ़ा सके। डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर 3 वो तेजी से मैरिकिम की तरफ बढ़ता है। मैरिकिम वो तेजी से अपने नाखूनों को उस डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर के सीने की तरफ घुमा देती है। जैसे होता ही है कि वो चमकते हुए नाखून वो सीधे उस डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर 3 को छूते हुए निकलते हैं और उसके सीने में एक छेद कर देते हैं। देखते देखते वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर अपनी जगह से गायब हो जाता है। कब तक भागोगे? हाँ, वो मैरिकिम स्माइल के साथ कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर 3 पर ध्यान दे पाती, अचानक से ही वो किंग मैरिकिम के सामने आ जाता है। अगले ही पल 3 चमकते हुए कांटे वो आसमान में अपीयर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े थे और उनमें से एक बड़ा सा कांटा वो तेजी से उस किंग की तरफ बढ़ने लगता है। वो किंग जैसे ही ये सब देखता है वो तुरंत ही पीछे हट जाता है ताकि वो उस बड़े से हमले से बच सके। वो कांटे फिर भी अपने डायरेक्शन को बदल कर सीधे उस किंग की तरफ बढ़ रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसे तो हम लोग हार सकते हैं। ये मैरिकिम, इसके बारे में इतना सुना, ऐसा लड़ा भी है। ये पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। मैरिकिम वो समझ सकती थी कि वो किंग क्या सोच रहा होगा। वो स्माइल के साथ अपनी जगह पे खड़ी थी। अगले पल वो किंग अपनी आंखें बंद करता है। तुम्हें जाना होगा, जल्दी, वो किंग स्माइल के साथ कहता है। मैरिकिम भी उसके स्माइल को देख के थोड़ा घबरा सा गई थी, क्योंकि वो जिस तरीके से स्माइल कर रहा था उस हिसाब से उसने अब तक अपना असली हथियार निकाला ही नहीं है। अगले ही पल एक अजीब सी परछाई वो मैरिकिम के बगल में आती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। मैरिकिम तेजी से वहाँ से मूव करती है, लेकिन मैरिकिम के पता नहीं क्यों उसके शोल्डर से खून निकलना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है कि मैरिकिम के इतने तेज डॉज करने के बावजूद वो हमला उस पर लग गया था। ये कोई हमला नहीं था, ये कोई हमला नहीं था, कोई तो था जो कि सिर्फ मेरे बगल से गुजरा था। मैरिकिम चारों तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मुझे मार पाओगी? मुझे मारना इतना आसान नहीं, चलो खत्म कर दो उसे, वो किंग चिल्लाते हुए कहता। किंग अगले ही पल वो किंग अपनी जगह से तेजी से मूव करता है क्योंकि एक हमला उसके तरफ भी आ रहा था। वो किंग जैसे ये सब देखता वो तेजी से आसमान में जंप करता। धोखेबाज, वो किंग चिल्लाते हुए कहता। अगले ही पल एक खतरनाक सा पंच वो सीधे उस किंग को जाके लगने वाला था, लेकिन अगले ही पल उस पंच के ठीक सामने इमॉर्टल मॉन्स्टर 3 आ जाता है और वो पंच खुद पर ले लेता है। लेकिन वो पंच उस इमॉर्टल मॉन्स्टर के आर पार निकल गया था, लेकिन फिर भी उस इमॉर्टल मॉन्स्टर को अपने आसपास कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था। उसके आसपास के स्पेस वो उसे डैमेज पहुंचा रहे थे। नेक्सरा वो तेजी से पीछे हटती है और फिर से स्किंग की तरफ बनने लगती है। क्या ये नेक्सरा हमारी मदद कर रही है? एक देवता वो मैरिकिम से कहता। ये हमारी मदद नहीं कर रही है, इसे कुछ चाहिए जो कि स्किंग के पास है, वो मैरिकिम वो स्माइल के साथ कहती है। लेकिन ये हमारा ही काम कर रही है और ये हमसे बनने की कोशिश तो कर नहीं रही है, तो कोई परेशानी नहीं है, मैरिकिम स्माइल के साथ कहती है। लेकिन स्टिंग की बॉडी ले कौन जाएगा? सारे देवता वो मैरिकिम से कहते हैं। पहले इसका मानना जरूरी है, अगर नेक्सरा इसकी बॉडी को ले जाना चाहे तो हम में से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर नेक्सरा को रोकना है तो सारे दिव्य लीडर्स को ही, वो जरूरी दिव्य लीडर्स उन सभी को एक साथ आना होगा, वो मैरिकिम वो सारे देवता उससे कहती है। सारे देवता उस नेक्सरा को तेजी से वहाँ पे उस किंग के ऊपर हमला करता हुआ देखते हैं। वो इमॉर्टल 3 तेजी से नेक्सरा के सामने फिर से आ जाता है और नेक्सरा का हाथ इस बार वो अपनी पूरी बॉडी में ही फंसा लेता है। नेक्सरा तेजी से अपने हाथ को पीछे खींचती है, जिससे होता ही है कि उस इमॉर्टल मॉन्स्टर 3 के पूरे बॉडी के ऑर्गन्स ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन नेक्सरा कुछ नोटिस करती है, वो डार्क इमॉर्टल मॉन्स्टर अपने आप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था।
और अब पीछे हटने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर वो नेक्सरा के ठीक चेहरे के सामने फटता, जिससे होता ये कि नेक्सरा वो एक तरीके से ख़त्म भी हो सकती थी। अगले ही पल नेक्सरा के ठीक सामने वो डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर वो कहीं गायब हो जाता है। लेकिन सभी लोगों ने देखा था कि एक लाल और काले रंग की परछाई वो तेजी से नेक्सरा के सामने उस इमोर्टल 3 के ऊपर कूदी थी। वो डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर के ऊपर कोई तो था जो कि कूद गया था और उसे लेकर सीधे जमीन के नीचे जमीन को तोड़ते हुए चला गया था। अगले ही पल वहाँ तेजी से भूकंप आना शुरू हो जाता और एक जोरदार धमाके का आवाज वहाँ पूरी तरह गूंज जाता। नेक्सरा उस पर ध्यान नहीं देती है और अपने शार्प तलवार से सीधे उस किंग के सीने पर हमला करती है। अगले ही पल वो तलवार सीधे उस किंग के सीने के पास जाती है और उसके दिल को चीर के रख देती है, जिससे होता ही है कि उस किंग के मुंह से खून निकल जाता है। धोखेबाज वो किंग वो जैसे तैसे अपने आखिरी वर्ड्स को बोलता है और देखते देखते वो भी फटने की तैयारी करने लगता है। नहीं, अगर ये किंग फटा तो सब मारे जाएंगे, सारे देवता हैरानी से कहते हैं। वो किंग अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा था। नेक्सरा उस किंग की पूरी बॉडी को तेजी से चीर फाड़ करने लगती है ताकि वो उसके दिल को समय पर निकाल सके। लेकिन अगले ही पर नेक्सरा समझ जाती है कि अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस किंग की बॉडी तेजी से जमीन पर जाकर धम की आवाज़ के साथ गिर जाती है। नेक्सरा और बाकी सारी देवता तेजी से वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। सब कुछ होता ही जाने वाला है। नेक्सरा वो थोड़ी उदास मन के साथ और गुस्से में कहती है। अगले ही पल उन सभी को उस किंग के ठीक बगल में एक अजीब सी परछाई दिखती है। ये एक मॉन्स्टर है या फिर ये भी कोई राक्षस है? काफी सारे लोग और काफी सारे देवता हैरानी से कहते हैं। नेक्सरा भी उस राक्षस को गौर से देख रही थी। उस राक्षस की पूरी बॉडी काली थी और लाल रंग की आंख वो देखने में सच में डरावना और कूल लग रहा था। बेवकूफ, तुम मारे जाओगे, वहां पर वो एक देवता चिल्लाते हुए कहता। क्या हुआ, वो राक्षस है तो? लेकिन उसने उन लोगों की एक सेकंड के लिए मदद भी तो की थी, इसलिए वो लोग अभी के लिए तो राक्षस और भूत प्रेत ये साइड कर रहे थे। लेकिन वो राक्षस अब भी वहीं खड़ा था और उस किंग को देखे जा रहा था। वो किंग जैसे उस राक्षस को देखता वो थोड़ा पीछे हटना शुरू कर देता। वो रेड मॉन्स्टर तेजी से उस किंग के सीने को पचाता है और अपने लंबे चौड़े हाथ सीधे उस किंग की बॉडी के अंदर डाल देता है। और देखते देखते वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण सारे देवताओं को तेजी से पीछे जाना पड़ गया था और वहाँ मौजूद हर एक चीज़ वो तबाह हो गई थी। जब वहाँ पे सारी चीज़ें, सारे धूल मिट्टी और सारे बादल जो कि इधर उधर फैले हुए थे, वो सारी चीज़ें हटती हैं तो सभी लोगों को वहाँ पर एक रेड मॉन्स्टर दिखता है जो कि नॉर्मली वहीं खड़ा रह गया था और उससे कुछ भी नहीं हुआ था। उसके हाथों में एक अजब सी क्रिस्टल बॉल थी जो कि चमक रही थी। इसने उस धमाके को सहा कैसे? काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। सभी लोग देख रहे उस राक्षस के सामने जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो राक्षस उस सभी को देखता है और तेजी से आसमान में छलांग लगा के कहीं गायब हो जाता है। नेक्सरा वो इस वक्त गौर से उसी राक्षस को देख रही थी, लेकिन वो भी उसकी नज़र से चूक गया था। वो किसी लाल लाइट में बदल के बीच स्पेस में ही कहीं गायब हो गया था। दूसरी तरफ सारे देवता नेक्सरा की तरफ देख रहे थे जो ये कुछ सोच रही थी कि हमें इससे भी लड़ना पड़ेगा। सारे देवता वो मैरिकिम से कहते हैं, लेकिन अगले ही पल वो लोग जब नेक्सरा की तरफ देखते हैं तो नेक्सरा भी गायब थी। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे जितने भी डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर्स की बॉडी है वो आपस में बांट लो, हमें बस इतना ही फायदा हुआ है। मैरिकिम वो सारे देवताओं से कहती है और सारे देवता उसकी बात समझते हुए उन बॉडीज को कलेक्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ एक रेड मॉन्स्टर वो एक अजीब से कमरे में आ गया था। वो अचानक से गिर जाता है और खांसी करने लगता है। बस इतने में हालत खराब हो गई। एक अजीब सी शैडो वहाँ खड़े होकर उस मॉन्स्टर से कहती है। वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वीर ही था और ये मॉन्स्टर वाली बॉडी उसे उसी समय मिली थी जब वो यहाँ आया था। ये मॉन्स्टर वाली बॉडी उसके मैजिकल फॉर्म में कहीं से आ गई थी। एक तरीके से वीर ने से बनाया नहीं था, ये वीर के मैजिकल फॉर्म माइंड में कहीं से अचानक से आ गई थी। और वीर इस बात के लिए भी श्योर था कि ये मॉन्स्टर एक अलग एंटिटी है, ना ही कि कोई मॉड जो कि वीर के मदद आता है, काम आता है या फिर वीर से यूज़ कर सकता है। वीर देखते देखते नॉर्मल होता है, उसकी पूरी बॉडी वो नॉर्मल इंसान जैसे दिखने लगती है। पता नहीं क्यों उस धमाके के सामने मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उसे सह सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। और सच में कुछ हुआ नहीं। वीर वो साइड उस कहता, मुझे तो लगा तुम मरने वाले हो। हाँ, वैसे मैंने सब कुछ सोच लिया था, तुम्हारे मरने के बाद अपनी बीवियों के साथ चैन से जीता। वो सैडो इस्माइल के साथ कहता, एक तरीके से वो वीर को चिढ़ा रहा था। हाँ हाँ, चिढ़ा लो, लेकिन मुझे तो ये मिल गया। वीर इतना कहने के बाद अपने गले को साफ करता और उस किंग के दिल को देखने लगता, जो कि सच में कमाल का लग रहा था और बाकी दिल से काफ़ी ज़्यादा अलग था।
और तो और वीर को उस की मैजिकल फोल भी मिल गई थी, जिसके कारण वीर को एक तरीके से बहुत 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 ज़्यादा फायदा हो गया था और वीर की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। सो गाइस फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ नए चैनल के साथ, नए वीडियोस के साथ, नए एपिसोड के साथ, नए एडवेंचर के साथ। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जितने लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया सो थैंक यू, एंड ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। ये नया चैनल है एंड आपको मतलब यहाँ पर तो बीट से ही वीडियोज आएंगे। ठीक है, मतलब मेरी जो स्टोरी चल रही है तो वहाँ से बीट से ही आएंगे। ठीक है,